हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों कि आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। आपके लाइक और कमेंट्स बता रहे हैं कि आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारी रीजनिंग की एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हम टॉप एमसीक्यूज़ करते हैं जो कि पिछले वर्ष में किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है? तो दोस्तों, आगे की वीडियो देखने के से पहले आपको ये सभी चीज़ें जान लेनी होगी कि आज की जो वीडियो है ये ईज़ी टू मॉडरेट लेवल पे होगी। ठीक है? मतलब आपको ईज़ी क्वेश्चंस भी दिखेंगे, साथ ही साथ टफ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो टाइमिंग से बेस्ड है, तो आप टाइमिंग कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक भी इसमें लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। और यदि आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। हाँ, तो दोस्तों, इस वीडियो को सॉल्व करने से पहले आपके पास में कॉपी पेन होना चाहिए। आप मेरे ही साथ इसे सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जो है मेरी नहीं आपकी चल रही है। और लास्ट में आप बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है? देखिए, इन टॉपिक्स से हम यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी चेक कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है पासे से संबंधित। चित्र एक्स को मोड़ने पर जो बॉक्स बनेगा उसे विकल्प से चुनिए। ठीक है, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, ऑप्शन से आपको बताना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जब भी आपको पासे का जो है प्रश्न दिखे, आपको मैंने बताया था कि विपरीत कैसे होगा। विपरीत होता है एक को छोड़कर। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? एक को छोड़िए, एक बॉक्स को छोड़िए और फिर अगला जो होगा ना वो 6 का विपरीत दिखाई देगा जब आप इसे मोड़ेंगे। तो देखिए, 6 का विपरीत हमें दिखेगा 4। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा 3 का विपरीत 1, और जो बचा है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो 5 का विपरीत हो जाएगा। ठीक है? अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी इस प्रकार से जब आप फोल्डिंग करते हैं तो कभी भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेंगे, विपरीत फलक एक साथ नहीं दिखेंगे, है ना? तो जहाँ पर आपको विपरीत फलक एक साथ दिख रहे हैं, आपको सीधा यहाँ पर कट कर देना है। देखिए, जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 5 और 2 दोनों एक साथ दिख रहे हैं और दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, तो ये तो कभी भी नहीं बन सकते। और दूसरे में देखिए 6 और 4 है, देखिए 6 का विपरीत 4 है, तो इसमें भी ये नहीं बन सकता। सी में देखिए तो 5 है, 4 है और 3 है, किसी में भी दूसरे का विपरीत नहीं दिख रहा है, तो ये बनने की पूरी संभावना है। और डी में देखें तो देखिए यहाँ पर एक का विपरीत 3, एक का विपरीत 3 यहाँ पर एक दूसरे के साथ में है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है आप चीज़ों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट से है ना? तो दिया है लेटर, उसके बाद इसका संबंध RETTEL से है। फिर ऑप्शन दिया है इसका संबंध है NOITPO से। तो सेलेक्ट को आप क्या लिखेंगे ये आपको बता। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ना इस लेटर और RETTEL को चेक करना है। तो हमने देखा कि जब पहले एल यहाँ पर स्टार्टिंग में था, अब एल कहाँ चले गया? सीधा पीछे में। ठीक उसी प्रकार से ई दूसरे नंबर पे था, अब कहाँ चले गया है? इधर। लेकिन यहाँ पर आप समझ पाएंगे क्या कि ई लास्ट में गया है या दूसरे नंबर पे वैसे का वैसा है? क्योंकि ई तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ना? ये भी तो हो सकता है कि ई को वैसा का वैसा रखा गया है। चलिए आगे देखें, टी, तो टी भी वैसा का वैसा है, दूसरा टी भी वैसा का वैसा है। इससे हमें समझ में नहीं आ रहा है ना? आप ये थ्योरी मत लगा लीजिए कि जो पहले को ही लास्ट में चेंज कर दिया गया है और बाकी को वैसा का वैसा रख दिया गया है, ऐसा नहीं है। हम आगे भी चेक करेंगे तब हमें रियल आंसर मिलेगा। तो देखिए, ऑप्शन में हम देखें तो देखिए सबसे पहले ओ को यहाँ पर लास्ट में रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद पी है, तो पी कहाँ चले गया है? देखिए उसके बाद में सेकेंड लास्ट में। फिर देखिए टी जो है थर्ड लास्ट में चले गया है। फिर आई यहाँ पर आ गया है। फिर ओ जो 5वें नंबर था अब दूसरे नंबर पे है, और जो सबसे लास्ट में था वो पहले नंबर पे। मतलब आपने क्या समझा कि जो है वर्ड्स को उल्टा कर दिया गया है, जो पहले था वो लास्ट में आ गया है, जो लास्ट में था वो पहले आ गया है। ठीक है, अब उसी आधार पर हम सेलेक्ट को जमाएंगे। ठीक है, इस सेलेक्ट को हमें जमाना है, तो बहुत ही ईजी था। कैसे? सेलेक्ट का है ना? ठीक है, तो जो लास्ट था उसे पहले में ले जाएंगे, तो देखिए ये टी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर टी यहाँ दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर ई तीसरे नंबर पे आ जाएगा, एल चौथे नंबर पे आ जाएगा, ई 5वें नंबर पे आ जाएगा, और जो शुरू में था एस ये लास्ट में आ। तो हमारा आंसर हो जाएगा TCELES। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन इजी नहीं, इजी टू मॉडरेट मैं लेकर आ रहा हूँ, तो आपको टाइमिंग को देखना है, क्योंकि आपको 2 घंटे में क्या है 50 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स के सॉल्व करने हैं, साथ ही साथ जीएस भी तो है। तो इतनी टाइमिंग तो हमारे पास नहीं होगी, तो टाइमिंग का ही खेल है सारा, इसलिए मैं पूरी की पूरी ट्रिक लेकर आ रहा हूँ ना। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संबंध दिया गया है पहली संख्या का दूसरी संख्या से, फिर तीसरी संख्या का चौथी संख्या से, पांचवी संख्या का छठवीं संख्या से। तो 100 का संबंध किससे होगा आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है 9, 7, 6 और 4। ठीक है,
दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें ना 25 और 4 में, तो 25 क्या है, 25 जो है 5 का वर्ग है, ठीक है, ये किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। दूसरे में देखें 6 और 49 में, तो 49 जो है 7 का वर्ग है। ठीक उसी प्रकार से 9 और 2 में देखें तो 9 जो है 3 का वर्ग है, ठीक है। और 100 में देखें तो 100 क्या है, 10 का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे जमा है, देखिए 5 के बाद लिखा गया है 4, मतलब इसमें क्या किया गया है, 1 माइनस किया गया है। 7 के बाद दिया गया है 6, मतलब इसमें भी 1 माइनस। फिर 3 के बाद दिया गया है 2, मतलब इसमें भी 1 माइनस। जाहिर सी बात है 10 में से क्या करेंगे हम, 1 माइनस करें, हमारा आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, अब बीच में दी गई है विलुप्त संख्या, दिया गया है हमारे संख्या 2, 7, 11, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर 23 और 37। तो मोस्टली लोग यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो सबसे पहले ये अंदाजा लगाएंगे कि सभी की सभी संख्याएं क्या है, प्राइम नंबर्स अर्थात अभाज्य संख्या है, जो कि केवल और केवल स्वयं से ही भाग जाती है। तो मोस्टली लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 2 है, 7 है, उसके बाद 11 है, तो 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सी आएगी, हम ऑप्शन में देखेंगे 17 आती है मोस्टली। तो यहाँ पर सीधा ऑप्शन नंबर डी 17 यहाँ पर कमेंट में आंसर दे देंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर ये ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पर 19 भी तो अभाज्य संख्या है ना। तो क्या 17 और 19 दोनों में से कोई हो सकता है, जी हाँ, दोनों में से कोई हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ आखिर कौन सा होगा इसका आंसर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे पहले 2 और 7 में आप देखिए, तो 2 और 7 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है, एक तो आती है 3, ठीक है, और दूसरी आती है 5। तो 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या, इसलिए 2 और 7 के बीच में टोटल 2 अभाज्य संख्या है ना। अब लास्ट में हम देखते हैं 23 और 37 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है। 23 और 37 के बीच में एक अभाज्य संख्या है 29 और एक होती है 31। तो इसी प्रकार से हमें 11 और ऐसी संख्या निकालनी है जिनके बीच में 2 अभाज्य संख्या है। तो बताइए भाई 11 के बाद में 2 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, एक तो है 13 और फिर दूसरी है 17। ये 2 अभाज्य संख्या बीच में आ जाएंगे, तो उसके बाद वाली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, क्वेश्चन मार्क की जगह में आएगी सीधा। देखिए 11 और 19 के बीच में 2 अभाज्य संख्या आ गई, तो क्वेश्चन मार्क की जगह में हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों मैं हर प्रकार के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, इजी टू लेवल मॉडरेट तक, जितने भी अगर आपने पूरी की पूरी सीरीज देखी है ना, तो मैं इसी प्रकार से डिफरेंट हर सीरीज में डिफरेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ, ताकि आप क्लिक कर सके और इंस्टेंट कम टाइम में आप इसका आंसर दे पाएँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पर लुप्त आकृति आपको निकालनी है, ऑप्शन में दिया है ABCD, है ना। तो देखिए ये भी क्या है, ईजी तो है, लेकिन अगर आपने नहीं समझा ना तो यही चीज़ें आपके दिमाग घुमाने वाली है, और मेन खेल तो टाइमिंग का है। तो देखिए मोस्टली लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने टेक्निक क्या बताया था, पहले इन दोनों को क्या है आप कंपेयर करेंगे। तो देखिए पहले और दूसरे में मैंने देखा मोस्टली लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो सर्कल वाला भाग है, डार्क वाला भाग है, अब दूसरे वाले में क्या जा रहे हैं, नीचे आ जा रहे हैं। मोस्टली लोग इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो चलिए भाई घुमा के देखते हैं, ऐसे करके सोचेंगे। लेकिन दोस्तों क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना इसमें पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ सर्कल वाले में, लेकिन इसके बाद वाली आकृति तो इस प्रकार से दी नहीं गई है ना, तो ये जो क्लॉकवाइज घुमाने वाला आइडिया है ये बेकार है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ सीधे टेक्निक। तो देखिए जैसे कि पहले वाले चित्र में आप देखेंगे ना, ये 4 भाग दिए गए हैं, जिसमें से ये एक खाली है, फिर एक भरा हुआ, फिर एक खाली, फिर एक भरा हुआ। अब दूसरे वाले में चित्र में क्या किया गया है पता है, जो खाली था ना उसको भर दिया गया है, और जो भरा हुआ था उसको खाली कर दिया गया है। तो देखिए पहले वाले चित्र में यहाँ पर खाली था ना, तो अब वहीं पर को भर दिया गया है। दूसरे में यहाँ पर भरा हुआ था ना, दूसरे में क्या है, खाली कर दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर ये भरा हुआ था ना, ये खाली कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार से नीचे में भी हुआ है, ठीक है। अब साथ ही साथ यहाँ देखिए पहले वाले चित्र में यहाँ पर 2 तीर थे, राइट में भी और लेफ्ट में भी 2 तीर थे, लेकिन अब क्या किया गया, दूसरे वाले चित्र में लेफ्ट वाले से एक तीर को उठाकर राइट वाले में डाल दिया, तो इधर कितने हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 1। तो ठीक इसी प्रकार से हमें ये इस वाले जो चित्र है ना, इसके अनुरूप चौथे वाले चित्र को भी लाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक खाली है, फिर भरा हुआ है, फिर एक खाली है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इसी प्रकार से मैं खंड बनाता हूँ। तो पहले वाला खाली था, तो इसमें पहले वाला क्या हो जाएगा, भर जाएगा। दूसरे वाला भरा था तो ये खाली हो जाएगा, और तीसरा वाला खाली था तो ये भर जाएगा। इसमें कौन सा में है ऐसा आंसर, देखिए पहला हो सकता है, ए हो सकता है ना, बी हो सकता है, तो देखिए सी में तो ऐसा नहीं है, और डी भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले में देखिए पहला भरा हुआ दूसरा खाली, पहला भरा हुआ दूसरा खाली, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 बना दीजिए। इसमें पहला भरा हुआ दूसरा खाली है ना, तो इसमें पहला खाली हो जाएगा, दूसरा भरा हुआ, दूसरा भरा हुआ, फिर पहला खाली हो जाएगा, दूसरा भरा हुआ। देखिए पहला खाली दूसरा भरा हुआ, पहला खाली दूसरा भरा हुआ, ए हो सकता है, पहला खाली दूसरा भरा हुआ, फिर पहला खाली दूसरा भरा हुआ, बी हो सकता है, लेकिन सी तो नहीं था। यहाँ पर भी क्या है, ये पहला भरा हुआ है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब सीधे हम देखेंगे किसको, तीर को।
तो देखिए तीर को अगर मैं देखूँ ना, तो यहाँ पर 3 तीर थे इधर और इधर 2 तीर थे। अब एक तीर को उठा के हमको राइट में भी तो लाना है, मतलब इधर कितने हो जाएँगे 4 तीर और राइट में लेफ्ट साइड में कितने हो जाएँगे 1 तीर। बताइए किसमें राइट साइड में कितने तीर हैं 4। इसमें देखिए, इसमें 4 तीर जो है राइट साइड में है और 1 तीर लेफ्ट साइड में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी किसमें सही है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए समुच्चय आपको दिए गए हैं। तो ये 2 समुच्चय आपको दिए गए हैं, दोनों में कोई ना कोई संबंध है। तो देखिए 63 और 72 में कोई संबंध है, उसी प्रकार सेम संबंध 28 और 32 में है। तो आपको ऑप्शन में से निकालना है कि किसमें सेम संबंध है। ठीक है? तो दोस्तों ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसे समझना आपको ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 63। तो 63 में मैं ऐसा क्या करूँ कि इसे 72 बन जाए? देखिए 63 में मैंने क्या किया, 7 से भाग दिया। ठीक है? तो 7 नियम क्या हो जाएगा? 63। 9 बार में गया। अब जो 9 है ना, 9, तो जिससे आपने भाग दिया है ना उसी में जोड़ दीजिए। तो आपने किससे भाग दिया है? 63 से। 63 से भाग दिया है ना, इसे 9 से जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 72। ठीक है? मतलब क्या किया, जो संख्या पहली वाली संख्या है उसे 7 से मैंने भाग दिया और जो आपका भागफल आया ना उसे उसी संख्या से जोड़ दिया। तो क्या ये रूल इसमें भी काम करेगा? आइए चेक करते हैं। तो पहली संख्या जो है 28, इसे मैं भाग दूंगा 7 से। तो 7 एकम 7, 7 चौका 28। अब 4 बार में गया है तो 4 को हमें क्या करना है, जिसको आपने भाग दिया उसे जोड़ दीजिए। तो 28 + 4 कितना हो जाएगा? 32। दूसरी संख्या आई कि नहीं? देखिए आ गई। ठीक है? मतलब आपको पहली संख्या को भाग देना है 7 से और फिर जो भागफल है उसी संख्या से जोड़ देंगे ना, तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। चलिए एक-एक करके चेक करते जाते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है आपको कि 7 से भाग देना है पहली संख्या को। तो देखिए ए में देखिए जो 40 है ना वो 7 से भाग जाएगा क्या? नहीं, तो ये तो नहीं होगा। बी में देखिए क्या 64 7 से भाग देगा? ये भी नहीं होगा। अब देखिए 56, 56 को आपको 7 से भाग देना है, तो चलिए भाई दीजिए 56 भागित 7, 7 अट्ठे 56। अब जो 8 है ना, उसको जोड़ देना है 56 से, तो कितना हो जाएगा? 64। देखिए दूसरी संख्या 64 है लेकिन यहाँ तो 63 है, ये तो हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। अब देखना है हमको ऑप्शन नंबर डी, सीधा यही आंसर होगा, फिर भी हम चेक करते हैं। तो 42/7, 7 छक्के 42। अब जो 6 है ना इसको 42 से जोड़ो तो हमारा आंसर हो जाएगा 48। तो आ गई हमारी दूसरी संख्या, तो सीधा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कूट से संबंधित है। जिस प्रकार राइस को लिखा गया है 5136 और FUR को लिखा गया है 327, FIN को लिखा है 785, तो उसी कूट भाषा में फन को क्या लिखा जाए, है ना? तो इस प्रकार से क्वेश्चन के लिए जब भी आप देखेंगे ना, सबसे पहले आपको इस प्रकार से इसे जमा लेना है। पहले क्या दिया है? राइस। ठीक है? तो राइस को लिखा गया है 5136। अब उसके बाद लिखा गया है FUR, तो FUR को लिखा गया है 327। उसके बाद है FIN, पिन, इसे लिखा गया है 785। अच्छे से दिखना है ना कैसे सॉल्व करना। तो चलिए एक एक करके हम निकालते जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों में देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है। तो राइस और फर में क्या क्या वर्ड जो है कॉमन है, तो मैंने देखा तो यहाँ पर आर कॉमन है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आर कॉमन है। अब इसमें अंकों में देखते हैं कौन सा कॉमन है। तो इन दोनों में जब मैंने देखा ना, यहाँ पर 5136 में 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन। मतलब यहाँ पर सीधा आपको आर की वैल्यू क्या मिल जा रही है? 3 मिल जा रही है। ठीक है? चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं हम दूसरे और तीसरे में। ठीक है? मतलब FUR और FIN में। तो इन दोनों में जब हमने देखा ना, तो यहाँ पर क्या है? F कॉमन है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी F कॉमन है। अब इसमें देखिए अंकों में, तो यहाँ पर 7 कॉमन है और ठीक यहाँ पर 7 कॉमन है। मतलब यहाँ पर से F का जो नंबर है वो क्या मिल गया? 7। ठीक है? अब लास्ट क्या बचा? पहला और तीसरा को कंपेयर करना है ना? देखिए ये जो पहला है और तीसरा को कंपेयर कर दीजिए भाई। तो देखिए हाँ, तो नेटवर्क इशू आ गया था। ठीक है? मैंने क्या बताया, अब हमको क्या कॉमन का किसे चेक करना है? पहले और तीसरे को। तो देखिए पहले और तीसरे में अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर आई कॉमन है। ठीक है? इसे मैं वर्ग से बनाता हूँ, आई कॉमन है और इसमें भी आई कॉमन है। पहले और तीसरे में अंकों में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 5 कॉमन है और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 5 कॉमन है। मतलब आई की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? 5। ठीक है? अब जो शेष बचा, शेष है ना जितना बचा, उसमें से निकाल देना है। देखिए जैसे इसमें n बचा और इसमें से 8 बचा, तो n की वैल्यू सीधे हो जाएगी 8। ठीक है? अब बाकी यहाँ पर से CE बचा और यहाँ पर से 1 और 6 बचा, तो C और E, C या E की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 1 हो सकती है या तो 6। ठीक है? इतने सभी चीज़ें मैंने निकाल ली। अब देखिए हमको FUN का वैल्यू निकालना है, तो देखिए FUN की वैल्यू हमें निकालनी है।
तो एफ का कितना है कोडिंग 7, यू का देखिए यू कहाँ है, देखिए यहाँ पर यू यहाँ पर है, तो यू में सीधा 2 यहाँ पर कॉमन बचा है, तो यू का क्या हो जाएगा सीधा 2, ठीक है। उसके बाद एन है, ठीक है। अब एन में क्या है, एन की कोडिंग क्या है, एन का कोडिंग 8 है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 to 8, 7 to 8 इसमें दिया है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है, यहाँ पर 718 है तो ये भी नहीं है, यहाँ 182 दिया है ये भी नहीं है, तो यहाँ पर 7 to 8 की जगह में 872 दिया है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन, सॉरी 8वां क्वेश्चन है, ACE का मान है 35, AGED का मान है 91, तो केयर का मान आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ACE बराबर 35 आखिर है कैसे। तो देखिए ए की वैल्यू जो है वर्डिंग में क्या होती है 1, है ना, सी को हम दर्शाते हैं 3 से, और ई होता है 5वें। तो 1 3 5 बराबर 35, तो क्या 1 3 5 को जोड़ोगे तो 35 आएगा, नहीं, 5 3 8 और 1 9 आ रहा है। तो क्या किया गया है यहाँ पर, इनके वर्गों का योग किया गया है ना। तो जैसे यहाँ पर ए को देखें तो 1 का वर्ग धन, फिर क्या होगा 3 का वर्ग धन, फिर है 5 का वर्ग, तो इसे अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा 1 धन 9 धन 25, जोड़िए 25 और 1 26, 26 और 9 35, ठीक है। मतलब जहाँ पर उनका स्थान है उनके वर्गों को जब हम जोड़ देंगे ना, तो ये जो सामने वाली मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आपको चेक करना है AGED का, सीधा मैं यहाँ पर आपको आंसर बता रहा हूँ केयर का। तो केयर में भी हमें वैसे ही करना है, बस संख्या देखनी है और उसके वर्ग को जोड़ देना है। देखिए सी का स्थान क्या है 3, A1, R होता है 18 और E होता है 5। चलिए इसे आपस में जोड़िए, सबसे पहले इसका वर्ग कीजिए, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 धन 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, 18 का वर्ग होता है 324, ठीक है, और 5 का वर्ग होता है 25। चलिए भाई जोड़िए, तो 25 और 9, 25 और 9 कितना होगा 34, 34 और 1 35, 35 को आप 324 में जोड़िए, तो 5 और 4 9, 3 और 2 5 और यहाँ पर 3, तो 359 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दिए गए 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है, अक्षर समूह का चयन करना है तुमको। 3 किसी न किसी रूल से आपस में बंधे हुए हैं, तो इस रूल को आपको चेक करना है ना, तो सबसे पहले इनको नंबरिंग कीजिए। तो नंबरिंग में देखें एम होता है 13, ए होता है 11 में, एफ होता है 6 में, ठीक है, आर का 18, ई 16 और एल का 12, क्यू होता है 17, ओ होगा 15 और के होता है 11। वैसे ही डब्ल्यू का होता है 23, क्यू का होता है 21 और क्यू का होता है 17। इस प्रकार से आप लिख लेंगे ना, तो चुटकुलों में सॉल्व होगा। कैसे, अब देखिए इनमें क्या संबंध है। तो देखिए एम के एफ में हमने देखा कि 13 और 11 में क्या हो जा रहा है, पहले -2 हो रहा है, फिर 11 और 6 में क्या हो रहा है, फिर -5 हो रहा है, ठीक है। अब 18 16 और 12 में देखें तो 18 और 16 में पहले क्या हुआ -2 हुआ, फिर 16 और 12 में क्या हो जाएगा -4 हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 17 और 15 में -2 हुआ और फिर 15 से 11 में क्या हुआ -4। फिर देखें हम तो 23 और 21 में -2 हुआ और 21 और 17 में से -4 हुआ। इस प्रकार से जमे हुए हैं। ये जो था ये क्या हुआ था -2 और -4। तो हम चारों में से हम देखेंगे ना, तो बाकी बी डी और सी में सभी में -2 पहले हुआ फिर -4 हुआ, लेकिन ऑप्शन ए में केवल क्या हुआ है, पहले -2 हुआ और फिर -5 हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको इसका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं हो रहा है ना, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक वीडियो इसके लिए सेपरेट ले आऊँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आकृति समूह बाकी से अलग कैसे है ये आपको बताना है, ठीक है। 1 2 3 4 में आप आराम से देखिए। तो दोस्तों इसका आंसर पहले आप खुद सॉल्व कीजिए फिर मुझे दीजिए। तो दोस्तों मोस्टली लोगों को यही डाउट हुआ होगा कि आखिर ये जमे कैसे हैं, क्योंकि सभी की आकृति तो एक है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए अगर आप देखेंगे जो पहले आकृति है, तो पहले आकृति में सभी जो डार्क वाले भाग है, देखिए डार्क वाले है ना, ये डार्क वाले और डार्क वाले इसमें जुड़े हुए हैं, फिर इसमें जो है खाली वाला जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बाकी में देखिए कि जैसे दूसरा में मैंने देखा कि इसमें खाली है पहले, फिर डार्क है, फिर खाली है, मतलब कहीं पर भी 2 डार्क एक साथ नहीं जुड़े हैं, है ना, मतलब 2 भरा हुआ स्थान एक साथ नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें देखें तो देखिए पहला ये डार्क है फिर खाली है ना, फिर ये डार्क है फिर खाली है, कहीं पर भी इसमें डार्क वाले जुड़े क्या एक साथ नहीं जुड़े। इसमें देखिए पहला डार्क है फिर खाली है, फिर डार्क है फिर खाली है,
मतलब हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में क्या हुआ है, दो डार्क, दो जो है भरे हुए स्थान आपस में जोड़े गए हैं, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा 1। तो 1 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी आपको बताना है ना। तो चलिए भाई, तो यहाँ पर आप देखिए कि पहले है 5, फिर 13, 23, 49, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा, फिर 193। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए 5 और 13 में क्या रिलेशन है। तो जब मैंने 5 में से गुणा 2 किया, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और फिर इसमें क्या किया, +3, तो हमें मिलता है 13। ठीक है, अब देखिए 13 और 23 में हमने क्या किया, 13 और 23 में, तो 23 में से मैंने क्या किया, गुणा 2 किया, तो 23 दूनी कितना हो जाएगा, 26। अब 26 में से मैंने क्या करूं कि 23 आ जाए, 26 में से मैं -3 करूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, 23 आ जाएगा। अब फिर से देखें, तो फिर से हम क्या करते हैं, 23 और 49 में देखिए, तो 23 और 49 में पहले मैं 23 का गुणा 2 से करता हूं, तो 23 दूनी कितना होता है, 40, अर्थात 46। 46 में मैं ऐसा क्या करूं कि 49 आए, तो मैं क्या करूंगा, +3 करूंगा, अब क्या आ जाएगा, 49। तो जाहिर सी बात है, आपने यहाँ पर देखा होगा कि पहले सभी संख्याओं में मैं गुणा 2 तो कर ही रहा हूँ, लेकिन पहले मैंने +3 किया, फिर -3 किया, फिर से यहाँ पर +3 किया, तो अगले में मैं क्या करूँगा, तो अगले में मैं क्या करूँगा भाई, +3 किया है अभी, तो अगले में मैं क्या करूँगा, -3 करूँगा। ठीक है, तो 49 में पहले मैं गुणा करूँगा 2 का, तो 49 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 49 दूनी 98। अब 98 है, तो इसमें यहाँ पर +3 है, तो अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, -3, तो ये हो जाएगा 95। क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आ जाएगा, 95, तो आपका आंसर नंबर भी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका आंसर आपको देना है कि ये किस प्रकार से अरेंज है ना। यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबरिंग करनी है, फिर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। उम्मीद है आप इसका आंसर देंगे, मोस्टली लोग इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस की है ना हमने कि इसका आंसर तो अब गलत हो ही नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर फिर से आपको ब्लैंक जगह में क्या आएगा आपको बताना है। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, कोई भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। आज 35 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उस 35 क्वेश्चन में ना सभी टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 आकृतियाँ दी गई हैं, तो चौथा क्या आएगा ये आपको बताना है। तो जो तीनों है ना, एक निश्चित नियम द्वारा ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित हो रहे हैं, तो वो नियम क्या है ये हमको समझना है। तो देखिए जब हमने पहले देखा, तो पहले ये त्रिभुज इस प्रकार से है और फिर स्टार है। फिर जब हम दूसरे में देखते हैं ना, तो त्रिभुज खड़ी हो गई और फिर स्टार यहाँ आ गया। मतलब सबसे पहले स्टार का स्थान कहाँ गया, यहाँ पर आया दूसरे त्रिभुज में, दूसरे वाले आकृति में, और त्रिभुज यहाँ से उठकर सीधा यहाँ आया। मतलब त्रिभुज मुड़ा है 45 डिग्री में, और जो स्टार है ना वो सीधा यहाँ से यहाँ, मतलब 180 डिग्री में मुड़ा है। ठीक है, फिर से चेक करते हैं, दूसरे और तीसरे में चेक करते हैं। तो देखिए स्टार यहाँ है, अब स्टार यहाँ आ गया। ठीक है, चलिए नहीं, मतलब अब हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, एक दूसरे में चेक करते हैं, पहली और दूसरी आकृति में चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली और दूसरी आकृति में हमने समझ गया, पहले 45 डिग्री में हुआ त्रिभुज, और जो स्टार है वो 180 डिग्री में हुआ। तो वैसे ही दूसरी आकृति से चौथी आकृति, सॉरी ये आकृति से एक और आकृति हमें चाहिए, तो इसमें क्या करना होगा हमें, सबसे पहले स्टार को हम कितना डिग्री घुमाएंगे, 180 डिग्री, है ना। जैसे कि इसमें हमने स्टार को 180 डिग्री घुमाया, तो ये स्टार यहाँ पर है, तो अब स्टार कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। और जैसे कि हमने त्रिभुज को 45 डिग्री में घुमाया है, तो इस त्रिभुज को हम 45 डिग्री में घुमाएंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, इस साइड, मतलब ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आकृति किसमें दी गई है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में, चित्र डी में इस प्रकार से आकृति है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए पैटर्न में फिर से आपको क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा आपको बताना है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी ना, तो यही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टफ लगने वाली, लेकिन अगर अभी मैं बताऊंगा ना, तो देखना ही हलवे जैसा क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर 21, 43 और 65 है। अगर मोस्टली लोग क्या करेंगे, इसका अंतर निकाल के ये सब सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 है, 2 के बाद ये दूसरी संख्या की पहली संख्या देखिए 4 है, फिर यहाँ पर 6 है। ठीक है, फिर इधर आए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लाना है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, तो 8 के बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिए, और फिर 10 के बाद 12 है क्या, जी हाँ 10 के बाद क्या है, 12 है, मतलब हमारा नियम सही है। उसके बाद दूसरे वाले में देखें, दहाई अंकों में, ठीक है, ये इकाई अंकों में देखें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले 1 है, फिर यहाँ पर 3 है, फिर 3 के बाद है 5, 5 के बाद है 7, तो 7 के बाद क्या हो जाएगा,
विषम संख्या क्या हो जाएगी 9, और 9 के बाद क्या 11 है, यहाँ 11 है, मतलब सीधे विषम संख्याओं को यहाँ पर लिखा गया है, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा 109। तो 109 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो इतने ईजी क्वेश्चन थे ना यहाँ पर, लेकिन पैटर्न को समझने के बाद ही ये चीज़ें ईजी लगेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर फिर से क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन हर क्वेश्चन डिफरेंट है। ठीक है, अभी अंकों वाले कराए थे मैंने, अब क्या है शब्द वर्ड्स वाले कराएंगे। ठीक है, शब्दों वाले। तो यहाँ पर क्या देखे गए अक्षरों वाले में क्या है, EGJNSYF, ये क्वेश्चन मार्क क्या है। तो इस प्रकार से जब भी आपको अल्फाबेट्स दिखे ना, आपको सबसे पहले क्या करेंगे है नंबरिंग। तो ई का स्थान क्या है 5, G होता है 7, A होता है 10, N होगा 14, S होता है 19, Y होता है 25, F होता है 6। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो देखिए एक पैटर्न आपको दिखेगा कि देखिए 5 से क्या हुआ 7, मतलब हुआ +2, 7 से हुआ 10, मतलब हुआ +3, 10 से हुआ 14, मतलब हुआ +4, 14 से हुआ 19, मतलब हुआ +5, 19 से हुआ 25, मतलब हुआ +6, 25 से हुआ सीधा 6, मतलब क्या हुआ +7। अब क्या करेंगे, देखिए 2 3 4 5 6 7 सीक्वेंस में बढ़ रहा है। अब वैसे ही हमें 6 में क्या जोड़ना है +8, तो 6 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14। 14 किसकी नंबरिंग है, सीधे एन की होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा एन। एन किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और मज़ा भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में करा रखी है, उसके शानदार ट्रिक बताइए। अगर ट्रिक आप भूल गए होंगे तो फिर से मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे हैं। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी तो सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। मोस्टली लोग ना यही क्वेश्चन में दिमाग सड़ा लेते हैं, यार ये बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैंने क्या बता रखा है एक ट्रिक, शानदार ट्रिक, फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। तो सबसे पहले ये दिशा बना लीजिए आप, ये होता है ईस्ट अर्थात पूर्व, ये होता है वेस्ट पश्चिम, ये होगा नॉर्थ अर्थात उत्तर, ये हो जाएगा साउथ यानी दक्षिण। ठीक है, अब देखिए आपको पता ही होगा कि सूर्यास्त के समय सूर्य किधर होता है, पश्चिम की ओर, और सूर्य उदय के समय क्या होता है, पूर्व की ओर। तो देखिए सूर्यास्त के समय बात की गई है, तो सीधा सूर्य को आप पश्चिम की ओर बना दीजिए। ये भैया सूर्य बन गया हमारे। ठीक है, सूर्य यहाँ पर है पश्चिम। अब यहाँ पर से मैंने बताया था कि यहाँ पर जिसके बाईं ओर बोले, देखिए सचिन के बाईं ओर बोला है, सचिन के बाईं ओर, तो जहां पर बाईं ओर बोला है तो बाईं ओर मुड़ना है, दाईं ओर बोला है तो दाईं ओर मुड़ना है। तो देखिए यहाँ पश्चिम का बायां किधर होगा, पश्चिम का बायां ये नीचे साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सचिन, ये सचिन का स्थान नहीं है, ये जो बताता है ना ये सचिन का मुख की दिशा बताता है। ये क्या बताता है, मुख की दिशा, मतलब जिस ओर आप मुड़ेंगे ना उस ओर, जो यहाँ पर देखिए सचिन के बाईं ओर बोली गई है, तो ये जो सचिन है यहाँ पर होगा। ठीक है, जिसके भी बाईं ओर बोली जाती उसको हम यहाँ पर रखते, और उसी का मुख उस दिशा में, जिस दिशा में वो खड़ा है वो होगा। जैसे अभी सचिन दक्षिण दिशा में है, तो सचिन का मुख भी किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। और देखिए सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो अंजलि यहाँ पर होगी। ठीक है, तो अंजलि उत्तर में है, तो अंजलि का मुख, मुख किधर है, उत्तर की ओर है। मैंने यहाँ पर स्थान नहीं बताया है, यहाँ पर अगर बोला जाए कि इसका स्थान कहाँ होगा, मतलब ये खड़े कहाँ पर हैं, तो इस प्रकार के ट्रिक से जस्ट इसका मुंह देखिए दक्षिण की ओर है, तो सचिन सीधा उत्तर की ओर खड़ा है। ठीक है, अंजलि का मुख दक्षिण की ओर है, तो अंजलि दक्षिण की ओर खड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुख के बारे में मैंने बात की है। तो देखिए सचिन का मुख किधर होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण, तो सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो प्रीवियस वीडियो भी देखिए, उसको भी सॉल्व कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस प्रकार हम मुड़ते हैं। और अगर फिर भी नहीं आया तो हम आगे इस प्रकार की पूरी सीरीज में इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो बताइए, मैं एक पृथक से इसी के क्वेश्चन ले आऊँगा। ठीक है, चलिए हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अमन और वरुण भाई हैं। ठीक है, ईवा दीवा की पुत्री है, दीवा फिजा के पति वरुण की बहन है, ईवा का अमन से क्या संबंध है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके बनाते चलते हैं। देखिए दिया गया है अमन और वरुण यहाँ पर भाई हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने बनाया, ये बनाया अमन और ये है वरुण, दोनों भाई हैं, तो पुरुष को मैं त्रिभुज से दर्शाता हूँ, है ना, और ये दोनों क्या बोला गया है, भाई हैं। चलिए भाई बना दिया हमने भाई। अब उसके बाद क्या बोला गया है, ईवा दीवा की पुत्री है। तो चलिए भाई, तो ईवा है ना, ईवा पुत्री है किसकी, दीवा की। ये चलिए भाई दीवा की पुत्री है, तो जो फीमेल है उसको मैं सर्कल में बनाता हूँ। अब दीवा फिजा के पति वरुण की बहन है। देखिए फिजा के पति वरुण, तो जो वरुण है ना ये किसका पति है, फिजा का। चलिए ये फिजा है ना, फिजा,
तो फीजा का पति वरुण है। और बोला गया है कि दीवा फीजा के पति वरुण की बहन है। तो देखिए जो दीवा है ना वरुण की बहन है और वरुण का भाई ए है, जाहिर सी बात है जो दीवा है इन दोनों की बहन होगी। दीवा को मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब देखिए दीवा का जो रिलेशन है यहाँ पर ईवा से क्या है, ये वाला, इसकी पुत्री ईवा है ना, इसको मैंने यहाँ पर बना लिया। अब इसको हटा लीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब पूछा गया है ईवा का अमन से क्या संबंध है। जो ईवा है ना, ईवा का अमन से क्या संबंध है, मतलब अमन ईवा का क्या लगेगा बताइए भाई। तो जो ईवा है ना इसके देखिए यहाँ पर है बहन की पुत्री है, अमन के बहन दीवा की पुत्री ईवा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीधा। तो अमन के बहन की पुत्री ही क्या है, ईवा है। तो सीधा ईवा का अमन से संबंध है उसके बहन की पुत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बार बार आता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ए भागित बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो यहाँ पर इसका ए माइनस वी भागित डब्ल्यू प्लस वाई इंटू जेड का है यहाँ पर। तो जेड का वी से क्या संबंध है। देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इस लंबे क्वेश्चन को भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बस आपको करना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो वैसे ही वैसे करना है आपको। तो सबसे पहले दिया गया है ई माइनस वी मतलब ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी की माँ है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी जो है यू जो है वी की माँ है। तो देखिए यू जो है माँ है किसकी, वी की, ये मैंने बना दिया। अब दूसरा देखें वी भागित डब्ल्यू को, तो भाग वाला कहाँ है यहाँ पर। तो ए भागित बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, मतलब वी जो है ना डब्ल्यू की पुत्री है। चलिए भाई बना देते हैं, ये जो है पुत्री है किसकी, डब्ल्यू की। ठीक है, अब उसके बाद देखें डब्ल्यू प्लस वाई में आते हैं। तो देखिए ए प्लस बी अर्थात डब्ल्यू प्लस वाई, तो ए बी का भाई है, मतलब डब्ल्यू जो है वाई का भाई है। तो चलिए भाई बना दीजिए, ये है भाई कौन, डब्ल्यू। अब यहाँ पर देखिए वाई इंटू जेड अर्थात ए इंटू बी का मतलब है ए बी का पति है। तो जो है वाई है ना जेड का पति है, ये जो है पति है, देखिए तीर वाला पति है, वाई पति है किसका, जेड का। जेड क्या हो जाएगी, पत्नी। चलिए इस हिसाब से हम सीधा डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले उल्टा चलते हैं ना, देखिए उल्टा जा रहे हैं। तो जेड वाई का पति है ना, सॉरी पत्नी है। तो देखिए चलिए बनाइए भाई, ये जेड मैंने बना दिया, जेड जो है पत्नी है किसकी, वाई की, ये वाई की पत्नी है, ये मैंने वाई बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद किस में आते हैं हम, वाई और डब्ल्यू में क्या संबंध है, जो वाई का भाई कौन है, डब्ल्यू। अब वाई का जो है भाई कौन है, डब्ल्यू, ये भाई जो है डब्ल्यू है। ठीक है, ये पत्नी वाली बात हो गई। ठीक है, अब डब्ल्यू और वी में क्या संबंध है, डब्ल्यू की पुत्री कौन है, वी है भाई। चलिए बनाइए, डब्ल्यू की पुत्री वी है। तो चलिए डब्ल्यू की यहाँ पर पुत्री मैंने बना दिया वी को, और वी की माँ कौन है, वी की माँ यू है। ठीक है, देखिए ये इसका पिता, वी का पिता कौन था, डब्ल्यू, और वी की माँ यू है, मतलब आपस में ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी। ठीक है, अब क्या बोला गया है, तो जेड का वी से क्या संबंध है। तो जेड है यहाँ पर और वी है यहाँ पर, तो इन दोनों का क्या संबंध है, क्या संबंध है भैया। तो देखिए वी के पिता का भाई कौन है, वाई, और वाई की पत्नी है जेड। तो जो है जेड का वी से संबंध है, तो वी के पिता के भाई की पत्नी कौन है, जेड है। तो पिता के भाई की पत्नी, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो जो वी है ना, वी के पिता के भाई की पत्नी ही कौन है, जेड है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसमें बनाए नहीं जब जाएंगे ना तो इतना टाइम नहीं लगने वाला। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर सीधे चिन्हों वाले हैं, बार बार हर वीडियो में मैंने कराए हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, यदि गुणा का अर्थ धन है, धन का अर्थ गुणा है, ऋण का अर्थ भाग है, तो 1 गुणा 2 धन, 3 गुणा 4 ऋण, 4 गुणा 5 धन, 9 का अर्थ क्या हो। इसका आंसर आपको देना होगा। उम्मीद है 100% इसका करेक्ट आंसर आप लोग देने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर आपको बदलना होगा। तो देखिए 5 गुणा 36 ऋण 9 धन 31 भागित 41 बराबर 10 है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में से ना एक एक को मान रख के देखना होगा। देखिए जैसे ऑप्शन ए में दिया है भाग और माइनस, मतलब भाग के जगह में माइनस रखना है, माइनस के जगह में भाग को रखना है। चलिए अभी रख के देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है 5 गुणा, ठीक है, गुणा तो वैसे के वैसे रहेगा 36। अब देखिए माइनस है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ए को चेक कर रहे हैं ना हम, तो माइनस की जगह में हम क्या रखेंगे, भाग को। चलिए भाई भाग को रख दो, ये 9 हो जाएगा। प्लस तो वैसे का वैसे रहेगा 91, और भाग की जगह में हम क्या रखेंगे, माइनस को।
ठीक है, चलिए अब सॉल्व करके देखिए क्या 10 आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉडमास रूल से डिवाइड करेंगे। तो 9 और 36 को डिवाइड कीजिए, तो 9 चौक 36, 5 गुणित 4 धन 31 माइनस 41 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, लेकिन कौन सा 10, -10, क्योंकि ऋण वाला संख्या बड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा 10 आपका आंसर। देखिए बराबर में 10 आ गया, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको और आगे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, अन्यथा आपको आगे भी इस प्रकार से चेक करना पड़ता है, ये थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, इसके लिए आपको कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नांकित रेखा चित्र में वर्ग लड़कों को, देखिए एक एक करके बताते हैं। जो चित्र दिया है इसमें बता दिया गया है वर्ग लड़कों को, जो ये वर्ग है ना ये दर्शाता है लड़कों को। वृत्त आकार बौनों को, जो ये सर्कल है ना ये किसको दर्शाएगा, पौना को दर्शाएगा, पौना। ठीक है, त्रिभुज का आकार बैडमिंटन को, ये जो त्रिभुज वाला है ना ये दर्शाएगा बैडमिंटन खिलाड़ी को, तो बैडमिंटन लिख देता हूं मैं। और आयत का आकार लेखकों को, जो ये आयत है ये दर्शाता है लेखकों को दर्शाता है। ठीक है, तो आपको प्रश्न का उत्तर देना है, तो चलिए भाई प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पूछा है कौन सा अक्षर उन बौने लड़कों को दर्शाता है। देखिए एक एक करके हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले बोला है कि बौने लड़कों, तो बौना किसको लेना है, मतलब सर्कल को लेना है। तो जो सर्कल है ना उसके अंदर वाले जितने भी संख्याएं हैं ना वो आएंगी। तो देखिए ये सर्कल वाले, ये बाकी सबको आप भूल जाओ, बाकी सबको आप भूल जाओ, तो इस सर्कल के अंदर हमको देखना है। बौने लड़कों को दर्शाता है जो लेखक हैं। अब देखिए लेखक कौन है भाई बताइए, तो यहाँ पर लेखक कौन है, लेखक ये आयत वाले। तो इस सर्कल के अंदर भी ये जो आयत वाले हैं ना सिर्फ इसी को हमको देखना है। ठीक है, मतलब सर्कल में भी है और आयत में भी है, तो कौन सा है, GHK है। ठीक है, अब क्या बोला है, लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते। तो चलिए भाई बैडमिंटन नहीं खेलते बोल दिया गया है, बैडमिंटन है त्रिभुज वाला। तो देखिए ये जो है ना ये त्रिभुज वाला है, मतलब इसके अंदर जो भी आएगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, इसके अंदर जो भी आएगा वो नहीं होगा। बताइए भाई कौन सा होगा। तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा, ये जो है G और K यहाँ पर दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा G हो जाएगा। तो यहाँ पर G यहाँ पर दिया है, K भी है ना, लेकिन K ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीधा आकार। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कथन और निष्कर्ष से। तो ये जो क्वेश्चन बनता है ना ये किससे बनता है, वेन आरेख से। चलिए भाई बनाते जाइए वेन आरेख। तो वेन आरेख कैसे बनेगा, कथन दिया है कुछ स्केच पेन है, सॉरी कुछ स्केच पेन इंक है। तो चलिए भाई बनाइए, ये मैंने बनाया स्केच पेन और इसमें से कुछ को मैंने बना दिया इंक, इंक फॉर आई। ठीक है, अब बोला गया है कुछ पेंसिलें मार्कर है। तो चलिए भैया इधर मैं बना देता हूँ पेंसिल, पेंसिल और ये हो गया मैंने मार्कर बना दिया। ठीक है, अब बोला गया है सभी इंक पेन मार्कर हैं। चलिए भाई बनाइए सभी इंक पेन, ये जो इंक पेन है ना ये सभी क्या है, मार्कर हैं। तो इस प्रकार से इसे मैंने मार्कर बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने निष्कर्ष देना है। तो क्या इन दोनों वेन डायग्राम को मैं जोड़ सकता हूँ, तो जी हाँ जोड़ सकता हूँ। कैसे, देखिए ये जो मार्कर और पेन है तो यहाँ पर मार्कर दिया है, तो इसे मैं यहाँ पर भी जोड़ सकता हूँ। कैसे, देखिए ये जो मार्कर है ना मार्कर को मैं यहाँ पर जोड़ सकता हूँ। तो मार्कर है, कुछ मार्कर क्या है, पेन है, कुछ मार्कर पेन है, ये दिया गया है ना, तो कुछ मार्कर पेन है, तो ये भी कंप्लीट हो जाता है, तो इसकी हमको जरूरत ही नहीं। चलिए ये हमारा फाइनल वेन डायग्राम बन गया। अब इसके आधार पर हमको क्या देना है, निष्कर्ष देना है। तो पहला निष्कर्ष है कुछ मार्कर स्केच पेन है। तो देखिए ये जो मार्कर है और ये जो है स्केच पेन, देखिए कहीं ना कहीं स्केच पेन के अंतर भी मार्कर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ मार्कर स्केच पेन हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन एक, तो निष्कर्ष एक सही है। दूसरा निष्कर्ष दे रहा है कुछ स्केच पेन पेंसिलें हैं। देखिए यहाँ पर स्केच पेन है और यहाँ पर पेंसिल है, तो कहीं पर भी स्केच पेन और पेंसिल की बात हुई है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, सीधा ये क्या हो जाएगा, गलत, ये निष्कर्ष सही नहीं है। अब तीसरा है कुछ मार्कर इंक पेन है। तो देखिए कुछ मार्कर जो है इंक पेन है, तो देखिए यहाँ पर मैंने हर बार बताया है कि यदि सभी इंक पेन मार्कर है तो जाहिर सी बात है कुछ मार्कर भी इंक पेन होते हैं। तो जहां पर सभी होते हैं ना वहां पर कुछ जरूर होता है, तो सीधा आपका निष्कर्ष 3 भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो केवल और केवल निष्कर्ष 1 और 3 सही है, तो आपका ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष 1 और 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कथन दिया है ना, ये निष्कर्ष अलग है।
तो देखिए बोला गया है कि सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ना, तो जो दिया गया है सिर्फ उसी को आपको मान लेना है, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं सोचना है। तो क्या है, दिया गया है सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। निष्कर्ष दिया गया है स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके बनाए रखा जा सकता है। तो क्या यहाँ पर कहीं भी ये बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य केवल और केवल व्यायाम के द्वारा ही अच्छा बनेगा? नहीं, ये हमको अपने से कुछ भी नहीं लेना है, तो ये निष्कर्ष गलत होगा। दूसरा है व्यायाम के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाएंगे। क्या ऐसी कोई भी बात यहाँ पर की गई है? नहीं। तो सीधा हमारा निष्कर्ष हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है हर वीडियो में मैं बताता हूँ आपको, अन्यथा आपको कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, कथन दिया है, अब धारणा बनानी है आपको। कथन है अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? धारणा दी गई है पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था। जाहिर सी बात है ये सही हो सकता है। क्यों? डॉक्टर ने अपने नुस्खे को कब बदला? जब देखा कि जो सामने वाला मरीज है ना उसको उतना फायदा नहीं हो रहा है, तो चलिए भाई दूसरी मेडिसिन दे के देखते हैं। तो ये जो धारणा है ये सही हो सकती है। दूसरा देखें, रोगी ने पहले नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया था। ठीक है, तो दोस्तों पहले से गंभीरता से नहीं लिया था, ये तो रोगी के ऊपर है ना, इसमें डॉक्टर का क्या लेना देना, वो तो नुस्खे सही दे रहा है। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर निष्कर्ष दो यहाँ पर सही नहीं है, केवल और केवल निष्कर्ष एक सही है, तो केवल धारणा एक यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 26 है। 24 विद्यार्थी की एक पंक्ति है ना, जिसमें एफ दाएं छोर से 17वां है और आर बाएं छोर से 19वां है। एफ और आर के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे गए हैं। चलिए भाई एक पंक्ति में बताता हूँ कैसे बनेगा, मैं आपको बताता हूँ, ये 10 सेकेंड लगेगा इसको बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है एफ जो है दाएं छोर से 17वां है, मतलब एफ जो है इधर से दाएं से कौन से नंबर पे है? 17 नंबर। ये कौन है? एफ। ठीक है, और वहीं आर जो है बाएं छोर से 19वां है, तो बाएं मतलब इधर से जो आर है ना, ये कौन से नंबर पे है? 19वां नंबर पे है, 19। तो एफ और आर के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं ये आपको निकालना है। दोस्तों जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे ना, तो किसी भी दोनों में से किसी को भी आप सेम बना लीजिए। जैसे ये दाएं से लिया है ना, तो आप आर को भी दाएं से बना सकते हैं, है ना। जैसे एफ का बोला गया है दाएं से 17वां है, तो आप आर को भी दाएं से कौन से स्थान में है ये निकाल लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। या तो क्या कर सकते हैं, जैसे आर बाएं से 19वां है, तो आप एफ को भी निकालिए कि वो बाएं से कौन से स्थान पर है। तो चलिए आर को मैं वैसे ही रहने देता हूं, एफ को निकालता हूं कि वो बाएं से कौन से स्थान पर है। तो निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये होता है। तो हमें निकालना है एफ का। ठीक है, तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 24 बराबर लेफ्ट तो हमें निकालनी है ना बाएं से, तो राइट कितना दिया है? 17। जो एफ है ना राइट से 17वां नंबर पे है, -1। तो चलिए भाई सोल्व कीजिए। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 17 - 1 16, और 16 को इधर ले जाके 24 से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो एल बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, तो एल बराबर 8, मतलब एफ जो है बाएं से कौन से नंबर पे है? 8वें नंबर पे है। ठीक है, तो एक और डायग्राम मैं बता देता हूं। देखिए इस प्रकार से कुल 24 लड़कों की जो है श्रृंखला है, इसमें आर जो है बाएं से अब कितना है? 19वां, ये तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन जो एफ है अब बाएं से क्या हो जाएगा? बाएं से 8वां हो जाए। ठीक है, तो अब निकालना है इन दोनों के बीच में यहां पर है ना कितने बच्चे यहां पर हैं, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, कितने बच्चे यहां पर है। ठीक है, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपने दोनों की वैल्यू है, ये देखिए 19 इसकी आर की, और एफ की कितनी है? 8, इसको माइनस कर दीजिए आपस में, और फिर लास्ट में 1 से फिर माइनस कर दीजिए, क्योंकि कोई एक जो है व्यक्ति 2 बार इसमें काउंट हो जाता है ना। तो यहाँ पर 19 - 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11, 11 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। मतलब यहाँ पर टोटल एफ और आर के बीच में कितने लोग हैं? तो 10। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आपको सार्थक क्रम में इसे जमाना है। दिया है पेंट, योजना, फर्नेस, बनाना और रहना। ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से ध्यान से देखेंगे ना, तो आप इसमें समझ पाएंगे कि ये जो प्रक्रिया है ना, ये घर बनाने की प्रक्रिया है। तो आपने अगर एक मिस्त्री को घर बनाते हुए देख लिया होगा तो आप समझ पाएंगे कि घर किस प्रकार से बनता है। तो इसको आप जमा लेंगे आराम से। तो सबसे पहले घर बनाने की क्या होती है? योजना आती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आती है? योजना। तो 2 पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद योजना आ गई,
अब योजना बन गई ना, तो घर बनाना जो है स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब 4 आएगा। अब घर बनाना शुरू हो गया तो पहले क्या हो जाएगा, पेंट होगा कि फर्निश होगा कि रहेंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा घर को पेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, घर को पेंट करेंगे। अब घर में पोताई हो गई तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, फर्नीचर, सोफा, कुर्सी, ये सभी चीज़। अब हम करेंगे इसे फर्निश, मतलब 3 नंबर पे। और लास्ट में जब सभी चीज़ें हो जाएंगी ना, तो हम क्या करेंगे, उसमें रहना शुरू कर देंगे। आपका आंसर हो जाएगा 5। तो 24135 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है 28वां प्रश्न। आकृति में दी गई आकृति में कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र में जो आकृतियां दी गई है ना, इन्हीं आकृतियों का यूज करके ऑप्शन में से जो है चित्र आपको बनाना है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया गया है, बाहर में एक आयत दिया है, उसके अंदर वर्ग, यहाँ पर त्रिभुज, गोला, इन सभी चीजों का आपको यूज करके बनाना है। तो देखिए आकृति 1 में मैंने देखा, तो आकृति 1 में सबसे पहले ये बाहरी बड़ा वाला वर्ग बोले आया था ना, ये वाली आकृति ली गई है, ये वाली आकृति। ठीक है, उसके बाद अंदर में एक और वर्ग लिया गया है, ये देखिए ये वाली भी आ गई। अब उसके अंदर में एक त्रिभुज लिया गया है, तो जी हाँ, ये देखिए त्रिभुज पूरा दिख रहा है, या फिर इसे ले लीजिए आप, समकोण त्रिभुज ले लीजिए, है ना, ये समकोण त्रिभुज को लिया गया है। और उसके अंदर में क्या लिया गया है, गोला। तो देखिए गोला, तो जाहिर सी बात है ए में सभी का यूज हुआ है, तो ये तो हो सकता है। बाकी बी में आप देखिए, तो बी में पहले ये जो अंदर में देखिए बाहर वाला तो लिया ही गया है, उसके अंदर भी वर्ग लिया गया है, लेकिन जो ये त्रिभुज है ना, अगर मैं समकोण त्रिभुज भी बोलूं तो ये सटे हुए हैं, स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं। अगर ये बीच में होता ना तो ये सही होता, लेकिन ये कोने में छुपा हुआ है, मतलब इसकी भुजा ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, तो ये भी तो नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से सी में भी त्रिभुज सही से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी में हम देखें तो डी में सर्कल ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा ए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ए दिया है, तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब निम्न आकृति में छोटे त्रिभुजों की इकाई संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, त्रिभुज इकाइयों की संख्या यहाँ पर बोली गई है। मोस्टली लोग क्या करेंगे, आप जैसे हम पहले जो त्रिभुज काउंट करते थे ना, उस प्रकार से काउंट करना शुरू कर देंगे। जैसे इस प्रकार की आकृति जब भी दिखती है, तो मैंने क्या बताया, इन सभी में कितने त्रिभुज होते हैं, 8 त्रिभुज होते हैं, है ना। इसी प्रकार से सभी के सभी काउंट करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको क्या देखना है, क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर बोला है छोटे त्रिभुजों की संख्या, है ना, तो छोटे त्रिभुज इकाइयों की संख्या सिर्फ और सिर्फ उसी को निकालनी है। मतलब ये हलवा क्वेश्चन हो जाता है। इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको काउंट करना है त्रिभुजों को। चलिए अभी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21 22 23 24 25 26 27 और 28। इस प्रकार से आपको सिर्फ और सिर्फ काउंट करना था, अदर आपको कुछ भी नहीं करना था, ना कि इस प्रकार से मिला के आपको त्रिभुज बनाना था, कुछ भी नहीं करना था। इसीलिए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर से जल प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि उपरोक्त आकृति में जल प्रतिबिंब आपको निकालना है। तो जल प्रतिबिंब कैसे निकालना है, बहुत ही ईजी। ठीक है, कैसे होता है, जब भी आप किसी भी चीज़ का वाटर इमेज निकालते हैं, तो ये इमेज क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा उल्टा। बस आपको उल्टा पता है ना, मतलब आप जल प्रतिबिंब बना लेंगे। वहीं मिरर इमेज में क्या होता है, दायां का बायां, ठीक है, और बायां का दायां, बस इस प्रकार से चेंज होता है। लेकिन जल प्रतिबिंब में सीधा उल्टा होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सर्कल है और नीचे में वर्ग है, तो जल प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, नीचे में सर्कल आएगा और ऊपर में वर्ग। तो देखिए नीचे में सर्कल ऊपर में वर्ग, नीचे में सर्कल ऊपर में वर्ग, इसमें है, इन तीनों में है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में नहीं है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। अब देखिए ऊपर का नीचे कीजिए, तो ये जो तीर वाला इस प्रकार का निशान है, अब नीचे आ जाएगा, और ये जो तीर वाला निशान है ये ऊपर आ जाएगा। किसमें है, तो देखिए इसी प्रकार से क्या है, ए में है, तो ये हो सकता है। इसमें तो प्लस हो गया है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें क्या है, ये वाला तो है, ये वाला क्या है, ऊपर में है, ये तो नीचे आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपर का नीचे। देखिए ठीक उसी प्रकार से और चेक करते हैं, यहाँ पर प्लस नीचे में है, प्लस ऊपर में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्लस ऊपर में है, और ये वाली आकृति नीचे आ गई है, ये वाली आकृति नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार से जल प्रतिबिंब आप इजिली बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए ल्यूनाटिक, बी ग्रह, सी चंद्रमा, या डी तारा। तो दोस्तों जो सोलर है ना, सोलर इंग्लिश नेम में है ना, जो कि सोलर से आया है। सोलर जो है लैटिन शब्द है, जिसका मतलब होता है सूर्य। उसी प्रकार से ल्यूनर जो है ना, ये आया है ल्यूना से, जो कि लैटिन शब्द है, जिसका मतलब होता है चंद्रमा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब संचार कौशल से क्वेश्चन है
संचार केवल मौखिक नहीं होता, इसमें खाली स्थान भी सम्मिलित होता है। ऑप्शन है ए विश्वसनीयता और प्रभावशीलता, बी उद्देश्य और संप्रेषण, सी प्रत्यक्ष संपर्क या आई कांटेक्ट और भाव भंगिमा, डी है स्पष्टता और संक्षिप्तता, ई है स्पष्ट वाणी और विचार। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, संचार केवल मौखिक ही नहीं, और क्या होता है इसमें, इसमें होता है आई कांटेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष संपर्क और साथ ही साथ भाव भंगिमा। मतलब आप जब किसी से बात करते हैं ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम क्या कर रहे हैं, आई कांटेक्ट भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं स्क्रीन के माध्यम से आपसे क्या कर रहा हूँ, आई कांटेक्ट। तो यही उत्तम संचार का क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसमें भाव भी होते हैं, है ना, मेरे इमोशन भी आपको समझ में आ रहे हैं, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संचार कौशल से, लोग नौकरी के लिए नियुक्ति प्राप्त करने में विफल रहते हैं क्योंकि उनमें खाली स्थान संचार कौशल की कमी होती है। ऑप्शन है ए प्रेरणादायक, बी विशेष, सी विवेक, डी प्रभावी या ई स्पष्ट। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उनमें प्रभावी संचार की कमी होती है, इसलिए वे नौकरी नहीं पा पाते। जब भी इंटरव्यू होता है ना, तो हमेशा प्रभावी संचार कैसे करते हैं, उसके लिए डेमो क्या है, मॉक इंटरव्यूज होते हैं ना, तो प्रभावी संचार को बढ़ाने के ही जो है बहुत सारी स्किल्स सिखाए जाते हैं, इसलिए प्रभावी संचार बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन है कि आप क्या करेंगे, ये आपके सिलेबस में है दिया है। एक फाइल को पढ़ते हुए आपको पता लगता है कि एक बाबू ने कार्यालय में पेंशन की राशि का गबन किया है, ऐसे में आप क्या करेंगे। ऑप्शन है ए आप मामले को पुलिस को सौंप देंगे, बी संबंधित लिपिक को गबन की राशि जमा कराने के लिए कहेंगे, सी लिपिक से गबन की राशि में अपना हिस्सा लेने के लिए कहेंगे, या डी सारे मामले पर ध्यान नहीं देंगे और चुप रहेंगे, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको जब पता चल रहा है ना, कोई फाइल को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ करने के लिए पेंशन की राशि को गमन कर रहा है, तो आप सीधा क्या जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, आप मामले को क्या है, पुलिस को सौंप देंगे, आप भ्रष्टाचार करने के लिए खुद नहीं बैठ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी इस प्रकार से आता है ना, आपको पॉजिटिव वे में सॉल्व करना है, इसे ही डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, मोस्टली लोग कई लोग यहाँ इसे गलत भी दे रहे थे, इसे सुधारने के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से कारक अंतर व्यक्तिक कौशल अर्थात इंटरपर्सनल स्किल को प्रभावित करता है। तो अंतर व्यक्तिक कौशल के बारे में मैंने बताया था कि जब हम दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं ना, इसे बोलते हैं अंतर व्यक्तिक कौशल। तो पूरी की पूरी सारे नोट्स में मैंने चीजें बताई हैं यार, फिर भी आप गलत कर रहे हो। तो इसको कौन कौन प्रभावित करता है, तो देखिए पहला तो है अनुभव। तो जी हाँ, अनुभव तो प्रभावित करता ही है। आप एक्सपीरियंस्ड आदमी से बात करो या आपके पास बात करने का एक्सपीरियंस है, तो आपका जो है संचार कौशल बहुत अच्छा होगा। परिवार, जिस परिवार में आप रहते हैं ना, वहाँ किस प्रकार की बातें होती हैं, उसका लहजा भी आपके अंदर में आता है। दूसरा होता है, चौथा देखिए मित्र। तो जी हाँ, आप जिस सर्कल में रहेंगे ना, आपका जो है कौशल भी उसी प्रकार से होगा। लेकिन क्या इसमें रूप और रंग का कोई भी लेना देना है, काला हो, गोरा हो, सांवला हो, अंतर व्यक्तिक कौशल का इसमें से कोई भी लेना देना नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 1, 3 और 4 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने रीजनिंग के टॉप 35 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, है ना, और कोशिश की है कि आपको लेवल अप करूं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दें। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और मैथ्स की क्लासेस भी अब डेली होंगी, तो कल सुबह आपको मैथ्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी। दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।